जहां इस वक्त दो समुदायों का संघर्ष एक ऐसी स्थिति पे आ गया है जहां ऐसा लगता है कि एक राज्य के भीतर दो राज्य बन गए। प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप जाने का समय है, मणिपुर आने का नहीं है। सिर्फ अपने पराये को लड़ाने का, नए नए पराये ढूंढो और अपने और परायों में झगड़ा करवाओ। आस्था और धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, जो गलत है। तो मीडिया वाले अपना सारा लाइट लेके सिर्फ अपोजिशन में लगा के ढूंढते रहते हैं कि इनमें थोड़ा सा बयान मिले, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे। इस राम मंदिर के बहाने किन किन मुद्दों को दबाया जा रहा है? महंगाई के मुद्दे को दबाया जा रहा है, बेरोजगारी असंभव किस्म की इस देश में है, उसे दबाया जा रहा है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का खेल खेला जा रहा है, उसका धर्म, आस्था और मर्यादा से कोई संबंध नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को के नाम पर, ये तो नाम पर बट्टा लगाने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। हम कम्युनिकेशन टीम बना रहे हैं जो इनके झूठ का मुकाबला करे, जैसे आप लोग करते हो 4 PM पे। न्याय का सवाल इस देश के किसान का है, जो कहता है मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारी मौजूदगी इम्फाल में है। इम्फाल वो जगह है जहां से कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, कल जो यात्रा शुरू हो रही, क्या मकसद है इस यात्रा? यात्रा के नाम में इसका मकसद है न्याय। अगर इससे पहले हुई भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की यात्रा थी, तो ये यात्रा न्याय की यात्रा है। और एक मायने में बहुत सुंदर है कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है, क्योंकि मणिपुर एक लिहाज से देखें तो न्याय का सबसे सुंदर प्रतीक रहा है, और दूसरी तरफ से देखें तो आज के वक्त हो रहे सबसे बड़े अन्याय का प्रतीक बना है। और ऐसे में मणिपुर आना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मणिपुर वो जगह है जहाँ महिलाओं के आंदोलन इस देश के सबसे शानदार आंदोलन रहे, जिसने मणिपुर देश की पहली वो जगह है जहां चुनाव हुए थे। देश आज ये 1952 में नहीं, 1948 में मणिपुर में पूरा हर वयस्क व्यक्ति को वोट देते हुए अधिकार बना था। तो ये मणिपुर इस देश को न्याय सिखाता है। लेकिन साथ ही ये मणिपुर वो जगह है जहां इस वक्त दो समुदायों का संघर्ष एक ऐसी स्थिति पे आ गया है जहां ऐसा लगता है कि एक राज्य के भीतर दो राज्य बन गए, जहां हथियार बंद गिरोह लड़ रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप जाने का समय है, मणिपुर आने का नहीं है। तो ऐसे में न्याय की विरासत और अन्याय की हकीकत को अंडरलाइन करने के लिए मणिपुर से अगर ये यात्रा शुरू होती है तो बहुत सुंदर चीज़ है। और जो न्याय का विचार है, इस देश के बुनियादी विचारों में से है, संविधान में है। संविधान में सिर्फ नहीं है, देखिए हमारे जो गीत हैं बचपन के, क्या गीत हैं? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। उसको मैं खुद भी भूल गया था इस गाने को। फिर कुछ दिन पहले मैंने सुना इसे, उसमें क्या शब्द हैं? अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। और वो था, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। ये क्या इंसाफ कह रहा है? ये नहीं कह रहा अपने हो या पराए, सबके लिए करो। और आज इस देश में चल क्या रहा है? सिर्फ अपने पराये को लड़ाने का, नए नए पराये ढूंढो और अपने और परायों में झगड़ा करवाओ। इंसानियत के सर पे ताज रख के आप भारत माँ की लाज बचाएंगे। और आज हम क्या कर रहे हैं? इंसानियत को ख़त्म करने वाले जो काम इस दुनिया में हो रहे हैं, हम उसके पीछे तालियां पीट रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि कोई न्याय का नाम लेता है, भाई मैं तो उसको सलाम करता हूँ। और बाहर से हम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, हम तो जन आंदोलन जन संगठन के लोग हैं। लेकिन इस वक्त अगर न्याय की आवाज़ उठती है, उसका समर्थन करना सबसे बड़ा धर्म है। ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन लोगों को जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये यात्रा नहीं, ये कुछ और है, इसके कुछ और मायने निकाले जाते हैं। लेकिन आज जयराम रमेश ने जो कहा कि ये राजनीतिक यात्रा है, ना कि चुनावी यात्रा है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? राजनीति यात्रा, अगर राजनीति यात्रा नहीं होता तो आप मणिपुर में जो यात्रा निकल रही है, तेलंगाना में निकला तो वहाँ पे जीत हासिल हुई, और जिन जिन राज्यों में निकला वहाँ जीत हासिल हुई है। लेकिन अगर इसको चुनावी यात्रा ना मान के राजनीति यात्रा कैसे मान लिया जाए?
मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण अंतर है राजनीतिक होना और चुनावी न होना। राजनीतिक इसलिए है क्योंकि राजनीतिक विचार की यात्रा है। अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस देश में कहना कि हम देश को तोड़ने के खिलाफ हैं, ये कहना कि हम धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने के खिलाफ हैं, ये वैचारिक बातें हैं। और मैं समझता हूँ वो वैचारिक युद्ध इस देश में लड़ना चाहिए, क्योंकि आज इस देश के जो बिल्कुल बुनियादी विचार हैं, जो हमारे संविधान के हैं, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के हैं, जो इस देश की 3000 साल की विरासत है, उसे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में उन विचारों को याद करना एक राजनीतिक कर्म है, सुंदर राजनीतिक कर्म है। तो राजनीति को बहुत सुंदर शब्द मानता हूँ। आजकल ऐसा कुछ फैशन चल गया, नहीं नहीं हम राजनीति नहीं कर रहे। क्यों भाई? करना चाहिए, राजनीति तो सबको करनी चाहिए। शुभ को सच में बदलने का नाम राजनीति है, करना चाहिए सबको। तो जो इस देश में न्याय के नाम पे, अहिंसा के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे राजनीति करे, स्वागत है। दिक्कत ये है कि राजनीति इस देश में संप्रदाय के नाम पे हो रही है, भावनाओं को भड़का के हो रही है, आस्था और धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, जो गलत है। विचार की राजनीति जो करे उसका स्वागत होना चाहिए। चुनावी राजनीति करने का भी पूरा हक है, कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है। बीजेपी अगर कहे 10 साल में हमने बहुत अच्छी सरकार चलाई है, इस देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, इस देश में महंगाई है ही नहीं, और इस देश में अमीरों की अमीरी बढ़ नहीं रही है, तो अच्छी बात है। आए ना, जनता के सामने अपना रिकॉर्ड पेश करे और चुनाव जीते, कोई हर्ज नहीं है। चुनावी राजनीति भी बुरी चीज़ नहीं है। बुरा है छद्म तरीके से इन चीज़ों को करना, और इस देश में इस वक्त जो हो रहा है वो छद्म राजनीति हो रही है। गठबंधन की बात कर लेते हैं। गठबंधन, जैसे कि आज नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि कांग्रेस अपने हिसाब से सोच ले उसको क्या करना है। क्या नाराजगी सामने आ रही है इस गठबंधन में? मैं इसकी अंदरूनी बातें तो जानता नहीं हूँ। मैं खामखा इसके बारे में कोई एक्सपर्ट बन के आपको बताऊँ जो चीज़ें मैं नहीं जानता, वो तो सही नहीं है। और दूसरा देखिए, कहीं पे भी राजनीति में कुछ खींचतान, कुछ मनमुटाव, कुछ अलग बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई ये एक पार्टी के लोग तो नहीं है। पार्टी के अंदर इतनी खींचतान होती है। अब दिक्कत यह है कि मीडिया बीजेपी के अंदर की खींचतान दिखाता नहीं है। अब बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने के बाद 2 हफ्ते तक मुख्यमंत्री नहीं सुन पाई। अगर कांग्रेस कर लेती ना, तो मीडिया में दिन रात खबर चलती, हाय 48 घंटे हो गए, हाय 72 घंटे हो गए, अरे 4 दिन तक नहीं किया। बीजेपी 15 दिन तक ना करे, कोई खबर नहीं बनती। मनमुटाव नहीं है वहाँ। शिवराज सिंह चौहान जो बोल रहे हैं, मनमुटाव नहीं है क्या? खींचतान नहीं है? जब शिवसेना और बीजेपी जब एक दूसरे के साथ होते थे, मनमुटाव नहीं था उनके अंदर? क्या आज भी शिवसेना, अजीत पवार और बीजेपी में खींचतान नहीं चल रही है? लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ स्पॉटलाइट नहीं है। ये जो सुंदर लाइट लेके आप अपने कैमरे के साथ चलते हैं, मीडिया वाले बेचारे, ज़्यादातर लोग, मुख्य धारा का मीडिया, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप लोगों ने एक अलग भूमिका ली है जो एक ईमानदार और इस देश की पत्रकारिता की भूमिका है। लेकिन आमतौर पे मीडिया वाले अपना सारा लाइट लेके सिर्फ अपोजिशन में लगा के ढूंढते रहते हैं कि इनमें थोड़ा सा बयान मिले, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे विपक्ष एक समझदारी की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि समझदारी जल्दी आए। मैं ये भी चाहता हूँ कि उस समझदारी के बाद विपक्ष ये भी कहे कि भाई एजेंडा क्या है हमारे सामने, सब बातें करें, वो सब उनका होना चाहिए। लेकिन ये मान लेना कि चूंकि खींचतान है इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो राजनीति की बुनियादी चीज़ों का नकारना होगा। सर, 2024 के चुनाव है, बीजेपी मुद्दे उठा रही है राम मंदिर का कि राम मंदिर हमने बनाया, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्या जो राम मंदिर के शुरुआती, जो राजीव गांधी ने शुरुआत की थी, क्या कांग्रेस इसको भुना नहीं सकती? इसको क्यों नहीं भुना पा रही? इसका क्या रीज़न? बीजेपी मुद्दा उठा नहीं रही है, मुद्दों को दबा रही है। इस राम मंदिर के बहाने किन किन मुद्दों को दबाया जा रहा है? महंगाई के मुद्दे को दबाया जा रहा है, बेरोजगारी असंभव किस्म की इस देश में है, उसे दबाया जा रहा है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अडानी का एम्पायर किस तरह से बढ़ रहा है, उसको दबाया जा रहा है। और चीन में हमारी सीमा पे क्या धड़ल्ले से चीन आया जा रहा है। मेजर शैतान सिंह का जो मेमोरियल था, वो तक भारत की अपनी सरकार को तोड़ना पड़ा, चूंकि चीन ने कहा कि नहीं नहीं अब हम यहाँ आ गए, तुम पीछे हटो। इन सब को दबाया जा रहा है एक राम मंदिर के बाहर। और वो जो राम मंदिर बनाने की जिस तरह से उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर बनाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, बिल्कुल बनना है, लेकिन जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का खेल खेला जा रहा है, उसका धर्म, आस्था और मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। अरे भगवान राम को
किस लिए इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है? क्योंकि वो मर्यादा के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनाते समय थोड़ी तो मर्यादा रखो। मंदिर बना नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पहले। अभी ध्वज नहीं है, शिखर नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्यों? चुनाव है। रामनवमी पे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कोई कोई दिन तो बेहतर हो, नहीं पहले होगा। क्यों? आचार संहिता से पहले करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट पॉलिटिक्स नहीं करेगा। ट्रस्ट को दिन रात पॉलिटिक्स कर रहा है। आप संवैधानिक पद पे हैं, अब संवैधानिक पद पे भारत के प्रधानमंत्री के बतौर आप जजमान कैसे हो सकते हैं? क्या कल को भारत का प्रधानमंत्री किसी और धर्म का हो तो क्या वो काबा में जाके उसकी भूमिका में खड़ा हो जाएगा? क्या वो किसी चर्च में जाके खड़ा हो जाएगा? ये संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध है। तो मेरा अपना मानना है कि ये मर्यादा का उल्लंघन है, और इस लिहाज से ये मर्यादा पुरुषोत्तम को के नाम पर, ये तो नाम पर बट्टा लगाने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि मानते हैं कि कांग्रेस को इस मंदिर बनाने की का श्रेय लेना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी को कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने का श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये आस्थावान लोगों का काम है, पुजारियों का काम है, पंडों का, ज्ञानी का, उन लोगों का काम है। पार्टियों का काम ये नहीं है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। सर 2024 में आपकी भूमिका क्या होगी? हम जनसंगठनों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी भूमिका आप मेरी पूछ रहे हैं। चुनाव बिल्कुल लड़ने का कोई इरादा नहीं है, कतई नहीं। हमने, हमारा छोटा सा संगठन है स्वराज इंडिया, हमने 1.5 साल पहले तय किया था कि 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में जो भी इस देश में सत्ता परिवर्तन ला सकता है, हम उनका समर्थन करेंगे। हम अपनी तरफ से चुनाव कतई नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमने भारत जोड़ो अभियान बनाया, जिसमें देश के सैकड़ों संगठन जुड़े हैं, और हम 2-3 भूमिका अदा कर रहे हैं। पहला, देश की 125-150 लोकसभा सीट हमने चुन ली हैं, जिनमें हमें लगता है कि परिणाम पलटा जा सकता है, और हम वहाँ टीम बना के वहाँ जाके काम कर रहे हैं चुपचाप से। जैसे बीजेपी के पक्ष में कई संगठन करते हैं, मैं समझता हूँ इस देश को तोड़ने वाले अगर ये काम कर सकते हैं तो देश को बचाने वालों को तो ये काम करना चाहिए। दूसरा, हम कम्युनिकेशन टीम बना रहे हैं जो इनके झूठ का मुकाबला करे, जैसे आप लोग करते हो 4 PM पे। और तीसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चली है, हमने कहा हम इसका भी समर्थन करेंगे। तो जिस तरीके से इस देश में सही मुद्दे उठ सकें और सही सवाल उठ सकें, उसका काम समर्थन करेंगे। क्योंकि जो न्याय का सवाल है, वो न्याय का सवाल किसका है? न्याय का सवाल औरत का सवाल है। आप याद कीजिए महिला पहलवानों को, अन्याय की शिकार नहीं थी वो। न्याय का सवाल युवा बेरोजगार का सवाल है। कितने करोड़ों युवा इस वक्त इस देश में चाहते हैं कि मेरे को इस देश में कुछ योगदान देने का मौका तो मिले। न्याय का सवाल इस देश के किसान का है, जो कहता है मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए अपनी फसल का और कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। न्याय का सवाल दलित, आदिवासी, OBC का है, जो कहता है कि भाई जितनी मेरी संख्या है, मेरी कुछ हिस्सेदारी तो होनी चाहिए इस सत्ता में। और न्याय का सवाल इस देश के हर अंतिम व्यक्ति का है, जो उम्मीद करता है कि सरकार और कुछ करे ना करे, कम से कम दवाई की, पढ़ाई की व्यवस्था तो कर दे। तो ये न्याय के सवाल हैं, और ये यात्रा अगर इन सवालों को उठाती है तो मैं समझता हूँ बहुत श्रेयस्कर है इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हम लोगों से मिलेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी नीतियां हैं उनका विरोध करेंगे और खुले विचार के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।